आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज, आसान भाषा में साइज ऑफ एन एलिमेंट। दूसरा आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट, और नाउ द नेक्स्ट वन इज द चार्ज ऑफ एन एलिमेंट। चार्ज कह लो, साइज कह लो, और शील्डिंग इफेक्ट कह लो। तो मैंने जो आपको कहा कि सोडियम और क्लोरीन दोनों में आपको ये बताना है कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो याद रखिएगा, इसमें आप सबसे पहले एक काम ये करें कि उनका स्ट्रक्चर बनाएं आप, यानी सोडियम का और क्लोरीन का। तो मैंने क्या किया, मैंने जब सोडियम का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कहा यार ये न्यूक्लियस है, then first shell, then second shell, then third shell. This is sodium. First shell में 2, then 8, then 1. फिर मैंने as it is जब क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि कुछ इस तरह से, तो क्लोरीन के आउटर शेल में आए 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लोरीन का जो प्रोटॉन नंबर है वो कितना है, 17 है। अब मैंने ये देखा कि यार दोनों के नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, यानी सोडियम के भी 3 शेल्स हैं टोटल और क्लोरीन के भी 3 शेल्स हैं टोटल। याद रखना, जब नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं ना, जब नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं, जैसे कि इन दोनों में सेम है, तो बेटा नंबर ऑफ शेल्स के सेम होने की वजह से इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है ना वो भी सेम होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है रिपल्जन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर शेल और न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। यानी आउटर इलेक्ट्रॉन ये है और न्यूक्लियस ये है, इन दोनों के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप काउंट करें, इन दोनों के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, यस और नो? यस। तो जब इन दोनों के आउटर शेल और न्यूक्लियस के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए आई कैन से दैट the shielding effect is same, that is the repulsion between inner electrons are same as you have the same number of electrons. जब शील्डिंग इफेक्ट सेम होता है ना बेटा, तो फिर हम देखते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट आ रहा है। यानी कि अगर आप देखें, सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसको रिमूव कर दिया और इसको भी रिमूव कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं बेटा सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, आप कहेंगे सर 11 प्रोटॉन्स हैं, और क्लोरीन के न्यूक्लियस में सर 17 प्रोटॉन्स हैं। यस और नो? यस सर आप रिपीट कर सकते हैं, वो एकदम से इंटरनेट चलेगा। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने सोडियम और क्लोरीन के जो शेल्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए। मैंने सिर्फ आउटर शेल रहने दिया ताकि मैं कंपैरिजन करवा सकूं। तो मैंने जब ये वाले शेल्स हटा दिए, मैं दोबारा आपको सामने बना देता हूँ, ये देखिएगा जरा। यानी जो ये बने हुए थे ना, मैंने इनको बेटा हटा दिया फॉर सिंप्लिसिटी, लाइक मैंने इसको यूं कर दिया। ओके, अब सिंस यू नो सोडियम का प्रोटॉन नंबर इज 11, सो सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होंगे। यस और नो? यस। और क्लोरीन के न्यूक्लियस में भी कितने प्रोटॉन्स होंगे? 17 प्रोटॉन्स होंगे। ऐसे ही, क्योंकि क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर इज 17, राइट? यस। अच्छा, ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इंक्रीज इन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर मैं आपसे पूछूं किस एलिमेंट में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कहेंगे, सोडियम में या क्लोरीन में? यस। आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? किस एलिमेंट में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स? यस। क्लोरीन में, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसके आउटर शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जैक्टली सो इसलिए क्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है ना वो स्मॉलर है। क्लोरीन हैज स्मॉलर इन साइज। तो क्लोरीन का साइज स्मॉलर है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेंगे। यूं समझ लो कि ये श्रिंक हो जाएगा, या यूं कह लो ये पिंच हो जाएगा। ऐसे बॉल होती है ना, बॉल बॉल को पिंच कर देते हैं हम, प्रेस कर देते हैं बॉल को। इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब आएंगे ना तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है क्लोरीन का वो स्मॉल हो जाएगा as compared to the sodium. So we can say that as the size of chlorine is smaller, as their electrons are tightly attracted to the nucleus, so you have to provide more energy to remove the outer electron of chlorine. So we can say that the ionization energy of chlorine is greater than that of sodium. Okay? ओके। हाँ जी, तो ये आपको कंसीडर करना है साइज और आपको कंसीडर करना है उसका चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा अब आइए जरा, अब मैं आपको कहता हूं बेटा कि आप मुझे बताइए जरा सोडियम एंड पोटासियम, sodium and potassium, which one has higher ionization energy and which one has lower ionization energy? क्योंकि यानी उसके आप ये कह रही हैं कि पोटेशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन दैट ऑफ सोडियम, ऐसा ही है? आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर। पोटेशियम की? यस, व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर शेल्स। So more shells means the outer electron is loosely attracted or strongly attracted towards the nucleus? Strongly, hmm? it's loosely attracted. अच्छा अब मैं जरा देखिएगा, मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने ये कहा कि सोडियम का स्ट्रक्चर है, ये आपके पास आ गया फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द न्यूक्लियस। देन फिर मैंने आपको कहा कि उसके पास आ गए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द सेकेंड शेल and this is the third shell in which you have 1 electron. This is sodium. Then you have second, that is potassium. Potassium is 19. और उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो अगर आप गौर से देखें तो as you can see, sodium has 3 shells and potassium has 4 shells. Sodium has 10 inner electrons and potassium has 18 inner electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. These are inner electrons. तो बेटा जब इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं ना तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है। और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन, इसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो गई। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसके बीच में बेटा आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके बीच में, जो कि उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आने से रोक रहे हैं।
यानी ये भी इसको रिपेल कर रहा है, 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 वो भी इसको रिपेल कर रहा है, वो भी इसको रिपेल। तो यार इतनी ज्यादा रिपल्जन हो रही है, तो रिपल्जन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा इतना स्ट्रांगली जितना उसको होना चाहिए. So means that it can be removed easily. It can be removed easily. So it depends on the size. So मैं for the simplicity मैंने inner electrons को inner shell को remove कर दिया. As you can see, the size of potassium is greater than sodium. So again बात size पे आ गई. As the size increases, so the ionization energy decreases. क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. गुड. तो बेटा ये याद रखिएगा अब आप, सही है ना? तो ये डिपेंड ऑन द साइज, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज. तो ये दोनों फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज सोडियम वर्सेस मैग्नीशियम. अब पीरियोडिक टेबल देखें जरा और मुझे बताएं, खुद देखें प्रोटॉन नंबर इसका और ग्रुप नंबर जल्दी से, शाबाश. अच्छा, आपने मुझे सोडियम और मैग्नीशियम का बताया कि मैग्नीशियम हैज higher ionization energy and sodium has lower ionization energy. Okay, because the size of magnesium is smaller and the size of sodium is bigger. It's bigger in size. So bigger means the outer electron is the loosely attracted towards the nucleus. So this is the reason that सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी. अच्छा, फिर आपने सल्फर और क्लोरीन का बताया कि सल्फर हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा ही है? सल्फर हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके 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 ओके, अपसेट हो गया, अपसेट हो गया. ओके, अच्छा, अब हमारे पास कुछ ट्रेंड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. अब आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि हम जब आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करवाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को कंसीडर करना होता है. एक तो हमने आपको बता दिया कि आपको साइज कंसीडर करना है, दूसरा आपको बता दिया कि आपने उसका चार्ज देखना है, और तीसरा आपने क्या देखना है कि शील्डिंग इफेक्ट. ऑब्वियसली शील्डिंग इफेक्ट खुद ब खुद जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा जब आप किसी भी एलिमेंट को जो है वो कंपैरिजन करवा रहे होगे. ओके, अब कुछ ऐसा है कि हमें ट्रेंड्स डिस्कस करने हैं. ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज अगर हम आपसे पूछें बेटा कि as you know that you have magnesium is in group 2, so magnesium can lose 2 electrons. जब ये पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सो उस पे +1 का चार्ज आएगा, और जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे चार्ज आ जाएगा +2. क्या मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि अच्छा, इस टॉपिक को हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज. लाइक द सेम एलिमेंट, द सिंगल एलिमेंट कैन लूज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन. डिपेंड्स ऑन द ग्रुप. अगर ग्रुप 1 में है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ग्रुप 2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ग्रुप 3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जनरली. तो अब मैंने मैग्नीशियम की आपको एग्जांपल दी और मैंने कहा कि यार ये 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 2 भी कर सकता है. अब मुझे ये बताइए कि दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. मैं आपको इसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज दिखाता हूँ, जरा 1 मिनट रुकिएगा. अच्छा बेटा, ये आयोनाइजेशन एनर्जीज आपको दी हुई है यहाँ पर हर एलिमेंट. चेक करिएगा, सबसे लास्ट में देखिएगा बेटा मैग्नीशियम, सबसे लास्ट में प्रोटॉन नंबर 12. मैग्नीशियम की जब हमने पहली आयनाइजेशन एनर्जी देखी तो वो है 736 किलो जूल्स, और जब हमने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखी तो 1450, मतलब डबल हो गई एग्जैक्टली. और जब थर्ड देखी तो वो डबल से भी डबल हो गई, 400 से 4000 हो गई.
और जब फिफ्थ देखी वो और भी ज्यादा हो गई. सो इट मीन्स दैट कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट टू रिमूव एज कंपेयर टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन? मैग्नीशियम से हमने स्टार्ट किया है और ये हर चीजों के लिए सेम रीजन होता है. ये रीजन अगर मैं आपसे सोडियम का पूछूं या एल्यूमिनियम का पूछूं तो मतलब केमिस्ट्री विल रिमेन द सेम, यानी कि उसका जो थॉट प्रोसेस है वो रिमेन द सेम. फिर फर्दर हम उसको इलैबोरेट करते रहेंगे. लेकिन राइट नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. यस. I no, सॉरी. ये नहीं पता. अच्छा ओके, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं. आइएगा जरा. बेटा हमने ये कहा कि second ionization energy is greater than the first ionization energy. तो इसको समझने के लिए हमें बनाना होगा मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर. तो अब आपको पता है कि मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर जो है वो 12 है. तो बेटा मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर बनाया तो मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह का. पहले मैग्नीशियम में मैंने बना लिया है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसा. ये आपके पास आ गया लास्ट शेल. ये फर्स्ट शेल में 2, फिर सेकंड शेल में 8 और फिर थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया बेटा तो नाउ द स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस. अब इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा जरा. ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन गया. आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. नाउ इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ओके हो गया जी. ऐसे ही है, सही कह रहा हूं मैं? और इसको जो रिमूव Yes. करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हुई दैट वाज 736 किलो जूल्स. अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार अब मैं ना दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहा हूँ इसका. तो जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया, इसको हटा दिया यहाँ से और मैंने कहा यार ये लो मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया इसका, कुछ इस तरह से. ये ऐसे. तो दूसरा भी रिमूव हो गया. अब इसके पास कुछ भी नहीं है. नाउ दिस इज जस्ट लाइक दिस. तो बेटा अगर आप गौर से देखें तो अब इसके पास ऑलरेडी प्लस का चार्ज आया हुआ है. दैट इज द सेम थिंग, दैट इज द सेम थिंग. जो मैंने नीचे लिखा है ये वही मैंने ऊपर लिख दिया. इसी में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन फर्दर रिमूव कर दिया. तो अब कंपैरिजन करवाने लगा हूं मैं. बेटा इसके न्यूक्लियस में थे 12 प्रोटॉन्स और इसके आउटर शेल में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 12 प्रोटॉन्स थे. इसके न्यूक्लियस में है 12 प्रोटॉन्स और इसके आउटर शेल में है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. बेटा याद रखिएगा एक चीज, जब आपस की लड़ाइयाँ कम होती हैं ना तो मोहब्बतें ज्यादा होती हैं. फिर एक घर में अगर लड़ाई कम हो रही है तो इसका मतलब वो लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं सारे. लेकिन अगर एक दूसरे से लड़ाई होने लग जाएगी, लड़ने लग जाएंगे, झगड़ने लग जाएंगे तो इसका मतलब उनकी आपस की मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी. इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में रिपेल कर रहे होते हैं तो फिर उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस नहीं होती है. बेटा यहाँ पर थे 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल. बेटा यहाँ पर हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल. तो यार मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा रिपल्जन, कम इलेक्ट्रॉन तो कम रिपल्जन. देखो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो तो रिपेल करेगा एक दूसरे को. ऑब्वियस सी बात है कि वो रिपेल करेगा एक दूसरे को, पक्की ठक्की बात है कि वो रिपेल करेगा. तो मैग्नीशियम प्लस में रिपल्जन कम हो गई है. जब इसमें रिपल्जन कम हो गई है वो इसलिए कम हुई है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया. तो जब रिपल्जन कम हो गई तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गई. तो जो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन, ये इस न्यूक्लियस से थोड़ा सा और held together with a strong force of attraction
तो इसलिए अब आपको इसको रिमूव करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गया। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि बेटा साइज भी छोटा हो गया, साइज भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि रिपल्जन तो कम हो गई, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट तो कम हो गया। शील्डिंग इफेक्ट जब कम हुआ आपका तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गई टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जब अट्रैक्शन ज्यादा हो गई टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो श्रिंक हो गया, पिंच हो गया उसका साइज। जब श्रिंक हो गया, वो पिंच हो गया उसका साइज, तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया आपके लिए। सो इसलिए अब आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि यार तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा आसान होगा, तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो वैसे वैसे एलिमेंट का साइज है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम कम करते जा रहे हो तो रिपल्जन कम होती जा रही है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होती जा रही है, तो साइज छोटा होता जा रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज होती जा रही है। अब आपको तो निकालना मुश्किल होता जा रहा है, तो आपको डबल ट्रिपल एनर्जी लगानी पड़ेगी टू टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है मेरी? यस। तो दिस इज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो हमने क्या लिखा है कि when electron is removed from the first shell of sodium, so shielding decreases, which results decrease in size as force of attraction increases. Hence, it is difficult to remove the second electron. तो ये इसका रीजन है। अच्छा जी, ओके। अब आप अगर एल्यूमिनियम को देखो तो बेटा एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 3। तो एल्यूमिनियम की अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, सो एल्यूमिनियम इज बिल्कुल लास्ट में देखिएगा जरा, प्रोटॉन नंबर 13। तो इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास है 57, थर्ड है, सेकंड है 1820, थर्ड है 2740। देख रहे हो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, फिर दूसरा और मुश्किल हो गया, फिर तीसरा और मुश्किल हो गया, फिर चौथा और मुश्किल हो गया। So as you are going upward, like you are going to remove the successive electrons, so you have to provide the more amount of energy to remove second or third electron from the outermost shell of any element, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या सिलिकॉन हो या फास्फोरस हो या सल्फर हो, व्हाटसोएवर कोई भी एलिमेंट हो, थॉट प्रोसेस will remain the same, the reason will remain the same. फिर हम क्या कहते हैं कि ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जीज। अच्छा, ट्रेंड्स में आपको पता होना चाहिए ग्रुप ट्रेंड एंड द पीरियोडिक ट्रेंड, द पीरियड ट्रेंड। यानी ट्रेंड का मतलब फैशन। जैसे फैशन कभी कभार चल जाता है ना किसी चीज का, लॉन्ग लॉन्ग शर्ट का फैशन होता है कभी कभार, कभी शॉर्ट शर्ट का फैशन फैशन होता है, कभी तो क्या हो जाता है, चीजें ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में भी ट्रेंड चलता है, यानी कि ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं, सो व्हाट्स द ट्रेंड, कि size is going to increase or decrease, the ionization energy is going to increase or decrease। तो हम किसी भी एक ग्रुप को पढ़ लेंगे, किसी भी एक ग्रुप को स्टडी कर लेंगे, सो द केमिस्ट्री विल रिमेन द सेम। यानी कि लेट्स सपोज मैंने कहा आपको कि यार मैं ग्रुप 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। सो ग्रुप 1 में आपके पास है लिथियम, देन सोडियम, देन पोटासियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम, देन फ्रांसियम। तो एज यू आर गोइंग डाउनवर्ड, तो पहले तो आप ये बताइए कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, द साइज ऑफ एन एलिमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चे को। यस, ओके। साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। यानी कि आप आ रही हैं ग्रुप 1 में लिथियम से लेकर नीचे तक, सोडियम तक, देन पोटासियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम, देन फ्रांसियम। तो ये ग्रुप हैं आपके पास, ग्रुप के मेंबर्स हैं।
लिथियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, रुबिडियम भी है, सीजियम भी है, फ्रांसियम भी है. Proton number of lithium is 3, then 11, then 19, then so on. So as you are going downward, so the atomic radius is going to increase. अगर मैं पूछूं क्यों increase हो रहा है atomic radius, तो फिर आप क्या बोलेंगी कि क्यों increase हो रहा है atomic radius? Yes. Because the number of electrons are increasing. Number of electrons are going to increase, the number of total shells are going to increase, the shielding effect is going to increase, the distance between the nucleus and the outer electron is going to increase. This is the reason the size of an element is going to increase. So down the group, whether the group is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हर ग्रुप का यही ट्रेंड है कि एटॉमिक रेडियस उनका क्या हो रहा है, as you are going downward the size is going to increase. और बेटा साइज का और आयोनाइजेशन एनर्जी का बड़ा गहरा रिश्ता है आपस में. अगर साइज एलिमेंट का कुछ ऐसा है, लेट सपोज बड़ा साइज है, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डिस्टेंस कम है. कम डिस्टेंस का मतलब लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन का मतलब इजी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो चुनना सा है बिल्कुल, तो इसका outer lip has a smaller in size, so it has a less force of attraction. The electron is loosely attracted towards the nucleus. So obviously आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो जैसे जैसे तुम नीचे जाते रहोगे बेटा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी. तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, वो साइज के इंक्रीज होने से कम हो रही है ना. साइज इंक्रीज होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसका लूजली अट्रैक्ट होता जा रहा है, तो लेस अट्रैक्शन की वजह से इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द माइन्यूट एनर्जी, माइन्यूट का मतलब ऐसा भी नहीं है कि बस हाथ लगाने से रिमूव हो जाए, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप उनको प्रोवाइड करते हो, नॉट वेरी लार्ज, तो आपका इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से रिमूव हो सकता है. लेकिन अगर कोई एलिमेंट है ही बहुत स्मॉलर लाइक लिथियम, तो मतलब लिथियम के तो बेचारे के टोटल हैं ही 2 शेल्स यार, तो वो तो उसका न्यूक्लियस तो बहुत करीब है आउटर इलेक्ट्रॉन के, तो वो इतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा. वो तो वो तो बोलेगा भाई मैं कहीं जाने ही नहीं दे रहा तुझे यार, आराम से रहो, इधर ही रहो तुम, क्योंकि इतना स्ट्रांग उसने अट्रैक्ट किया हुआ है उस आउटर इलेक्ट्रॉन को. तो इसलिए जो रेडियस होता है, जो साइज होता है एलिमेंट का, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी से बड़ा डीप रिलेशनशिप होता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि मैंने फिर उसका रीजन दिया, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, द साइज इंक्रीजेस, द शील्डिंग इंक्रीजेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज, hence easier to remove electron from the outer shell. So in short we can say that the ionization energy is going to decrease down the group. क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. This is called the group trend. This is called the group trend. ये ग्रुप की बात हमने आपको बताई है. अभी अभी पीरियोडिक ट्रेंड हमारा रहता है कि पीरियोडिक ट्रेंड में हमारे पास क्या सिलसिला होगा, कि पीरियोडिक ट्रेंड में फिर हम क्या करेंगे. तो याद रखिएगा बेटा, कोई भी अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड डिस्कस करना हो ना, तो इनडायरेक्टली आप उसका साइज देख लो, पहले आपको अंदाजा हो जाएगा. साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और अगर आपके एलिमेंट का साइज स्मॉलर होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. क्योंकि साइज स्मॉलर का मतलब इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, तो इसलिए उसको वहां से रिमूव करना, उस अट्रैक्शन को ओवरकम करना इज नॉट सो मच इजी. तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो आप प्रोवाइड करोगे, तो आप उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करोगे. जब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएंगी, देन द इलेक्ट्रॉन इज विल बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. सो इसी तरह से जब आप पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करते हो बेटा, तो पीरियोडिक ट्रेंड में डिस्कस करने से पहले आप उनके साइज को तो देखो यार. जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है. तो बेटा अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू डिक्रीज.
यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ये मैंने आपको पीरियड बताया है, ये पीरियड है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो एज यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द साइज इज गोइंग टू डिक्रीज। अक्रॉस डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर साइज डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप में इंक्रीज होता है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। When the size is going to decrease, so the force of attraction is going to increase. When the force of attraction is going to increase, तो इसलिए अब आपको more energy will be required to remove outer electron. तो मैंने क्या डिस्कस किया कि यार across the period एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, वो तो डाउन द ग्रुप भी बढ़ते हैं सर वो तो डाउन द ग्रुप भी बढ़ते हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो डाउन द ग्रुप भी बढ़ते हैं, लेकिन अक्रॉस द पीरियड भी बढ़ते हैं। तो सर फिर तो एटॉमिक रेडियस इसका ज्यादा होना चाहिए। मैं कहूंगा क्यों? आप बोलोगे सर आपने ग्रुप में भी तो यही कहा था कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो साइज बढ़ जाता है। बेटा यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है ना यार। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, लेकिन मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर ऑफ शेल तो बढ़ ही नहीं रहे। जैसे ग्रुप में नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे थे, यहाँ तो नंबर ऑफ शेल ही नहीं बढ़ रहे। सोडियम में भी 3 शेल्स हैं, क्लोरीन में भी 3 शेल्स हैं, मैग्नीशियम में भी 3 शेल्स हैं, एल्यूमिनियम में भी 3 शेल्स हैं, फास्फोरस में भी 3 शेल्स हैं, सल्फर में भी 3 शेल्स हैं। मतलब ये तो नंबर ऑफ शेल ही सेम है। जब नंबर ऑफ शेल सेम है तो शील्डिंग भी सेम है। जब शील्डिंग सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि सोडियम के आउटर इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का आउटर इलेक्ट्रॉन 2, एल्यूमिनियम का आउटर इलेक्ट्रॉन 3, सिलिकॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन 4, फास्फोरस का आउटर इलेक्ट्रॉन 5, सल्फर का आउटर इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉन 7। As the outer electrons are increasing, so the force of attraction is going to increase between the nucleus and the outer electron. As the force of attraction is going to increase, so the size is going to decrease. When the size is going to decrease, तो obviously ionization is going to increase. क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके, तो ये साइज की बात है। यानी कि आप जब ट्रेंड डिस्कस कर रहे हो ना, चाहे वो ग्रुप ट्रेंड हो या पीरियोडिक ट्रेंड हो, तो ये चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। इन पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद it would be very easy to decide, to determine, to predict regarding the ionization energy, whether it's going to increase or decrease across the period or down the group. Okay?